साथियों नमस्कार। लुनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, अपना जो पॉलीमर चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी मुक्त मूलक के योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि की। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आयनिक योगात्मक बहुलीकरण क्रियाविधि की। तो अपना जो आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। देखिए दोस्तों, इसको बोला जाता है आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए दोस्तों, जितने भी आपके अनसैचुरेटेड मोनोमर्स होते हैं, असंतृप्त एकलक अणु होते हैं, उन सब में आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि होती है। यानी कि ये आपके हो गए जितने भी अनसैचुरेटेड मोनोमर्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ जिनमें क्या हो, द्विबंधित तथा त्रिबंध युक्त कार्बन उपस्थित हो। यानी कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो, तो वो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण क्रियाविधि द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जितने भी विनाइल जो आपके डेरिवेटिव होते हैं, विनाइल व्युत्पन्न कौन से, जो आपके एथीन हैं और इस एथीन का मैंने हाइड्रोजन उठाया और अक्स मतलब यहां पर आपके कोई भी एटम हो सकते हैं, चाहे आप हेलोजन मान लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मान लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान लो। यानी यहां पर अक्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह भी जुड़े हुए हो सकते हैं और इस अक्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यहां पर क्या होता है दोस्तों, दो प्रकार से क्रिया होती है। एक अपन कहते हैं धनायनी बहुलीकरण और एक अपन कहते हैं ऋणायनी बहुलीकरण। तो एक तो आपका होता है दोस्तों कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, इसको बोला जाता है धनायनी बहुलीकरण। और दोस्तों जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं अपन एनायनिक पॉलीमराइजेशन। दूसरे को बोला जाता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इसको बोलते हैं दोस्तों ऋणायनी बहुलीकरण। तो ये दो प्रकार से होता है धनायनी बहुलीकरण, एक आपका ऋणायनी बहुलीकरण। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं धनायनी बहुलीकरण क्या होता है उसके बारे में। तो अपन बात करेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की। तो दोस्तों देखिए, धनायनी बहुलीकरण है या जिसको अपन कहते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। देखिए, धनायनी बहुलीकरण और इसी को बोला जाता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। चलिए देखिए, जो आपका धनायनी जो बहुलीकरण होता है ये लुईस अम्ल या लुईस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। लुईस अम्ल जानते हो, जैसे लाइकेज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चाहे आप BF3 मान लो, चाहे आप AL3 मान लो, ये सब BeCl2 ये सब, यानी जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है उन्हें आप क्या बोलोगे,
लुईस अम्ल, यानी कि ये होती है आपकी लुईस एसिड की उपस्थिति में, और लुईस एसिड वो होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि जो आपके लुईस एसिड है वो हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज। चलिए देखना तो यहां पर क्या होता है, आपके जो लुईस उत्प्रेरक है वो काम में आते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो बहुलीकरण होता है इसको बोला जाता है अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण। क्या बोलते हैं इसको? अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, यानी कि एसिड केटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन। एसिड केटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन इसको बोला जाता है। देखिए दोस्तों, जो आपका एसिड केटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन है, अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण है, या ये जो anionic बहुलीकरण है, इसमें क्या होता है, 3 स्टेप्स होती है, और ये 3 स्टेप्स में संपन्न होती है। जैसे अपन ने बात की थी पीछे की क्लास में कि वहां पर आपको मुक्त मूलक जहां अपन ने पढ़ा था, तो वहां पर 3 स्टेप हो रही थी आपकी। सबसे पहले चेन इनिशियल स्टेप, यानी श्रृंखला का प्रारंभक पद। उसके बाद में आपका था चेन प्रोपोगेशन स्टेप, यानी श्रृंखला का क्या करना है, आपको संचरण करना है। और सबसे जो लास्ट में था वो ये था चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला का अब आपको क्या कर देना है, समापन कर देना। चलिए अब अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहला जो स्टेप है उसको लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका, इसको बोला जाता है श्रृंखला प्रारंभक पद। श्रृंखला प्रारंभक पद। देखिए दोस्तों, आपका जो श्रृंखला प्रारंभक पद होता है वो क्या होता है। जो श्रृंखला प्रारंभक पद होता है उसमें कोई आपका जो लुईस एसिड है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, और अपने मान लो वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अब वाटर मॉलिक्यूल और लुईस एसिड आपके आपस में क्रिया करेंगे, और क्रिया करने से वहां पर एक प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है। देखिए दोस्त ना, AlCl3 और ये आपका H2, लुईस उत्प्रेरक ये आपका हो गया AlCl3। तो ये तो आपका होता है एक प्रकार का उत्प्रेरक कैटालिस्ट, और इसको बोला जाता है सह उत्प्रेरक। सह उत्प्रेरक का मीन्स इसको बोलते हैं को कैटालिस्ट। चलिए, उत्प्रेरक से आवाफी को क्या होता है, यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की वेग में परिवर्तन कर देते हैं। वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकते हैं, यानी अभिक्रिया में एक चुगलखोर की भांति व्यवहार करते हैं, यानी चुगली करने का कार्य करते हैं। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन किसी रिएक्शन की जो रेट होती है उसको चेंज कर देते हैं। चलिए, इनमें क्या होगी, आपस में क्रिया होगी, यानी उत्प्रेरक और आपके जो सह उत्प्रेरक है, यहां से क्या होगा, एक प्रोटॉन निकलेगा बाहर। ये बाहर निकला आपका एक प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन के बाहर निकलने से दोस्तों यहां आपका बन गया AlCl3OH-, मतलब एक क्या बन गया, एक साल्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, आपके पास में यहां पर ये H+ है, मतलब ये क्या बना है, कोई आपका प्रोटॉन बना। ये प्रोटॉन क्रिया करेगा आपका कोई भी विनाइल एकलक है CH2 डबल बॉन्ड CH अक्ष के साथ में। अब अक्ष यहां पर होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो यहां पर अक्ष बराबर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यह है आपके इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह।
देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो यहां पर अक्स बराबर कौन कौन से समूह हो सकते हैं? जितने भी आपके एल्किल समूह हैं या जिनका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, वो सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहां पर अक्स के स्थान पर कोई भी आपका लगा हुआ हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप। देखिए क्या होता है, ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने पर आपको पता है यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन पर बढ़ेगा, और इस कार्बन पर यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो यहां क्या आता है? डेल नेगेटिव आता है, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, और यहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है, जिसके कारण इसको अपन लिख देंगे डेल पॉजिटिव। अब क्या होगा? यहां पर इस नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के कारण यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपका बनेगा यहां H CH2 CH, और ये आपका यहां क्या आ जाएगा? इस CH पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो अब ये जो अपने पास में स्पीसीज बनी है, ये कौन से स्टेप में बनी है? आपके श्रृंखला प्रारंभिक पद में बनी है। अब यहां पर क्या हो गया है? आपकी जो चेन है वो प्रारंभिक हो गई है। आई बात समझ में? फिर अपन बात करेंगे, देखो ये स्पीसीज बनी है आपकी। अब यहां पर कोई दूसरा ये कोई यूनिट आएगी, विनाइल एकलक आएगा, ये इसके साथ आके क्या बनाएगा? फिर से बॉन्ड बनाएगा, और वो आपकी होती है कौन सी स्टेप? जिसको आप बोलते हो चेन टर्मिनेशन स्टेप, लास्ट में आएगी, और बीच में क्या आएगा आपका? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो दूसरी स्टेप आपकी होगी चेन प्रोपेगेशन स्टेप, या जिसको बोला जाता है श्रृंखला संचरण पद। देखिए दोस्तों क्या होता है, आपका ये जो बना हुआ है H CH2 CH प्लस X स्पीसीज, इस पे क्या होता है? ये कोई दूसरी विनाइल यूनिट आएगी, ये आई दूसरी विनाइल यूनिट CH2 डबल बॉन्ड CHX। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, जिसके कारण इस पर क्या होगा? डेल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा आपका? डेल पॉजिटिव। क्लियर है? अब क्या होगा लास्ट में? यहां पर इस प्रकार इनमें अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होने के कारण यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा HCH2, फिर आपका ये CHX, यहां CH2, यहां CH हो गया, और इस कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव, और यहां क्या हो गया आपका? अक्स हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब देखना आगे क्या करते हैं, ऐसी एन यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि अपने को चेन को लास्ट में लेके जाना है अभी, क्योंकि अपना अभी क्या चल रहा है? प्रोपोगेशन स्टेप चल रही है, संचरण पद चल रहा है। तो इस श्रृंखला का क्या करते रहना है? अपने को संचरण करते रहना है। चलिए, ये जो बनी हुई आपके पास में स्पीसीज है, इसका क्या करवा रहे हैं? अभी आगे संचरण करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, अब कोई एन यूनिट आएगी, आपका H CH2 CHX, या आपका CH2, फिर ये CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां आपका कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। चलिए अब क्या करेंगे अपन? एन यूनिट कोई विनाइल समूह होगा आपका, ये क्या होगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, जिसके कारण इस कार्बन पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव आएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव आएगा। समझ गए? अब यहां देखना, आप एन यूनिट भाग ले रही है, और एन यूनिट भाग ले रही है, इसका मतलब यहां पर आपकी क्या हो सकती है? कोई पॉलीमराइजेशन की क्रिया हो सकती है, और पॉलीमराइजेशन की क्रिया होने के कारण अब इन सब यूनिट को आप क्या कर दोगे? ऐसे आपस में जोड़ दोगे। अब देखो क्या करोगे, यहां पर पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी, तो सब यूनिट को आपको आपस में जोड़ना है। H आपका ये CH2, आपका CH, आपका X हो गया। अब देखो CH2 CH X,
ऐसे n यूनिट अपने पास में जुड़ सकती है, इसका मतलब पॉलीमराइजेशन हो रहा है। और लास्ट में क्या बचा आपका CH2 CH और आपका X, और इस कार्बन पे क्या आ गया आपका दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ गए? तो यहां पर आपका ये क्या हुआ, चेन प्रोपोगेशन स्टेप यहां पर हो गई दोस्तों कंप्लीट। समझ गए? लास्ट में क्या होता है, अपने को चेन टर्मिनेशन स्टेप करनी है, यानी कि इस चेन का समापन करना है। और चेन का जो समापन वाली प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया वो स्वाभाविक रूप से होती है। इसके अलावा वहां पर आप क्या कर सकते हो, कोई ऋणायन ले सकते हो काम में, उसकी उपस्थिति में भी क्या करवा सकते हो, चेन का समापन करवा सकते हो। चलिए लास्ट स्टेप की मैं बात करूंगा यहां, थर्ड स्टेप। देखिए दोस्तों, थर्ड स्टेप हो जाएगी आपकी चेन टर्मिनेशन स्टेप। दोस्तों देखना, आपकी जो चेन टर्मिनेशन स्टेप्स होती है, उस चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, ये यूनिट है आपकी, यानी ये स्पीसीज बनी हुई है, ये रिपीटेशन जो यूनिट बनी है पुनरावर्ती इकाइयों द्वारा जुड़ने पर, आपके पास अपने क्या किया था, कोई लुईस कैटालिस्ट लिया था और उसके साथ में अपने को कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक के साथ क्रिया करवाई थी। तो वहां पर आपकी एक स्पीसीज बनी थी, यानी AlCl3 और जल के साथ क्रिया करवाई थी। प्रोटॉन के निष्कासन से आपका एक वहां साल्ट बना था, वो साल्ट क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और वो अपने पास में बनाता फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यह आपका H CH2 CH X CH2 CH X, ऐसी बहुत सारी n यूनिट जुड़ेगी। अब क्या होगा, CH2 CH प्लस X। समझ गए? चलिए अब दोस्तों क्या करोगे, यहां पर आपका जो AlCl3OH माइनस था, आई बात समझ में, ये आपका बना था प्रथम स्टेप में बना था। समझ गए? यानी इसको लिख देता हूं मैं प्रथम पद में बना हुआ, और आपको पता है ये OH माइनस है। इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल हुआ या नहीं हुआ, नाभिक्स नहीं हो गया। नाभिक्स नहीं का मतलब हुआ ऐसी स्पीसीज जिसके पास में क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो। तो यहां पर इसको मैं बोल सकता हूं ये कैसी स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है, एक प्रकार की नाभिक स्नेही स्पीसीज है। आई बात समझ में? अब यहां से क्या होगा दोस्तों, एक आपका हाइड्रोजन निकलेगा इस OH माइनस के साथ में, तो क्या निकल गया आपका H2, और आपका AlCl3 आपको पता है ये आपकी अभिक्रिया में एक सह उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, और ये आपकी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। आई बात समझ में? अब यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर देखना CH और इस कार्बन के मध्य आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका अक्स आ जाएगा। इसके द्वारा आपकी क्या बन जाएगी, कोई एल्कीन है उसके रेडिकल प्राप्त हो जाएंगे, उसके मतलब क्या हो जाएंगे, उसके पॉलीमर्स प्राप्त हो जाएंगे, उसके बहुलक प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखना, H CH2 CHX, यहां CH2 यहां CHXN, यूनिट के रिपीटेशन से बना CH, यहां डबल बॉन्ड CH और यहां आपका X। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, एक प्रकार का पॉलीमर प्राप्त कर लिया दोस्तों। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपकी जो स्टेप्स थी 3 स्टेप में संपन्न हुई, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, या अपन ने क्या पढ़ा है, केटायनिक पॉलीमराइजेशन, धनायन बहुलीकरण। क्लियर है? चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो मैंने बताया कि ऐसे ग्रुप अक्स बराबर क्या हो सकता है, जो क्या हो आपके
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह है या इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है हो, यानी जितने भी एल्किल समूह होते हैं उनका कौन सा प्रभाव होता है, ऑल एल्किल ग्रुप, वो इस प्रकार का प्रभाव दर्शाते हैं। मीन्स क्या हुआ आपका, जितने भी प्लस आई वाले समूह हैं वो क्या हो गए यहाँ पर इस प्रकार की क्रिया विधि द्वारा पॉलीमर का निर्माण करते हैं। अब यहां पर देखना, जैसे आपको पढ़ा है कि आइसोब्यूटिलीन आपने किया है, आइसोब्यूटिलीन, तो उसमें कौन सी क्रिया विधि संपन्न होगी, उसमें कैटालिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म संपन्न होती है। क्या होता है आपका वो CH3, इस कार्बन यहां CH3 और इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2। आई बात समझ में दोस्तों। तो ये दोस्तों अपन ने बात की आपका कैटायनिक पॉलीमराइजेशन यानी धनायनिक बहुलीकरण की क्रिया विधि द्वारा किसका निर्माण करना, किसी पॉलीमर्स का निर्माण करना। चलिए दोस्तों अब अपन आगे की बात करते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायनिक का मतलब हो गया आपका ऋणायनिक पॉलीमराइजेशन। अब देखो वहां पर तो अपन ने देखा कि अम्ल की उपस्थिति में होती है तो उसको अपन बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरित बोलते हैं। और यहां पर ये क्या हो गया, आपके कुछ प्रबल क्षार होती है, बेस की उपस्थिति में स्पन होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर आप काम में लोगे। जैसे आपका सोडामाइड है, आपका एल्किल सोडियम है, आपके जितने भी एल्काइल्स है, एराइल डेरिवेटिव्स है, उन सबको आप यहां काम में लोगे। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, इस प्रकार का कोई ग्रुप जोड़ना है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार प्रोसेस चलती रहती है। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं एनायनिक की। तो अपना जो दूसरा है इसी में आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में देखिए दोस्तों, दूसरा है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, यानी कि ऋणायनिक बहुलीकरण की आपकी क्या है, ये क्रिया विधि है। चलिए दोस्तों देखना क्या होता है, इसको बोलता हूं मैं क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण। और ये क्या है कि कुछ आपके स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी उपस्थिति में होती है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, जैसे आपका होता है NaNH2, इसको बोला जाता है सोडामाइड। ये हो गया आपका सोडामाइड। इसी प्रकार R-Na+, ये हो गया एल्किल सोडियम। ये भी एक प्रकार का यहां क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और इसके अलावा आपकी जितने भी एल्किल मेटल होती हैं, यानी उन मेटल्स के आपको क्या लेने हैं, एराइल लेने हैं और क्या लेने हैं, एल्काइल उत्पन्न लेने हैं। और यहां पर आप ले सकते हो RMgX, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिकर्मक, इनकी उपस्थिति में होती है। चलिए दोस्तों बात करेंगे क्या होना चाहिए। तो यहां पर आपका जो विनाइल आप एकलक लेते हो, ये X बराबर यहां पर होना चाहिए EWG ग्रुप। EWG का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी आपका मतलब हुआ जितने भी -I वाले समूह होते हैं उन सबका जो इफेक्ट होता है वो -I इफेक्ट होता है। चलिए दोस्तों यहां पर X बराबर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी
समूह है। ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचते तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुए और यहां पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ गए ना? फिर आपकी पॉलीमराइजेशन की जो स्टेप्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट स्टेप और वो आपकी हो गई चेन इनिशियल स्टेप। देखना दोस्तों, पहली स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप्स। क्या होती है चेन इनिशिएशन स्टेप में? सबसे पहले आपका कोई मैंने बोला बेस, बी माइनस का मतलब क्या हुआ? कोई बेस है आपका या कोई क्या है आपका क्षार है। यह क्षार क्या करेगा? उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। चलिए दोस्तों समझ गए। अब क्या है यहां CH2 डबल बॉन्ड CH अक्स। अक्स मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहां पर क्या आएगा बताओ दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हुई, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई और यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हुई? वृद्धि हुई, जिसके कारण यहां आपका डेल प्लस और यहां क्या बन गया आपका डेल माइनस, यानी आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। अब आपको पता है इस नेगेटिव में और इस पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा और इस अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? बॉन्ड बनता है। दुनिया में जब भी कभी अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनने की संभावना क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रबल हो जाती है। ये आपका क्या हुआ यहां पर? नेगेटिव। इसका मतलब ये जो आपकी स्टेप्स हुई दोस्तों, ये स्टेप्स कौन सी हुई यहां पर? चेन इनिशिएशन स्टेप हुई। और यहां पर अक्स बराबर आप लिख सकते हो कोई क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो ये तो हो गया आपका चेन का इनिशिएशन हो गया। अब क्या करोगे? चेन को आगे बढ़ाओगे। आगे बढ़ाओगे तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप, यानी कि श्रृंखला संचरण पद आपका श्रृंखला संचरण पद। चलिए ये हो गया आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप या श्रृंखला संचरण पद। देखना दोस्तों क्या होगा? ये आपकी जो स्पीसीज बनी है BCH2 CHX और इस CH पे क्या है? नेगेटिव है। यहां पर कोई दूसरा विनाइल एकलक है जिसमें कोई अक्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा जिसके कारण यहां क्या आएगा? डेल पॉजिटिव और यहां क्या आएगा? डेल नेगेटिव आएगा। इनमें अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण क्या बनेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बी ये आपका CH2 फिर CH अक्स और यहां बॉन्ड बन गया CH2 CH अक्स और इस कार्बन पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। अब आपको क्या करना है? चेन का संचरण करवाना है। तो एन मॉलिक्यूल आप क्या ले सकते हो? यहां पर काम में ले सकते हो किसके? विनाइल एकलक की। एन मोनोमर्स काम में ले सकते हो, एन एकलक अणु काम में ले सकते हो। चलिए क्या करोगे? बी CH2 CH अक्स, ये आपका CH2 ये CH है, ये अक्स माइनस। यहां पर क्या लेना है आपको? एन CH डबल बॉन्ड एक्स, CH2 डबल बॉन्ड CH अक्स। चलिए वो सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होगा। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हुई जिसके कारण क्या होगा? यहां पर डेल पॉजिटिव और आपका डेल नेगेटिव हो गया। आई बात समझ में? लास्ट में क्या होगा? इधर बी ये आपका CH2 फिर आपका CH अक्स CH2
CH और ऐसे बहुत सारी यूनिट का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। और इधर आपका CH2 हो गया और ये आपका क्या हो गया, CH हो गया, ये आपका X हो गया। और इस कार्बन पे क्या जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब आपको क्या करना है, लास्ट में चेन का टर्मिनेशन करना है, चेन का क्या करना है, समापन करना है। अब चेन का जब भी समापन करोगे, चेन का समापन करने के लिए क्या कर दोगे, यहां पर किसी प्रोटॉन का अटैक करवा दोगे और वो प्रोटॉन क्या करेगा, यहां इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन के कारण इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए तीसरी स्टेप हो जाएगी अपनी चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप दोस्तों देखना, B CH2 CH X CH2 ये CH, ये आपका X, यहाँ N, इधर CH2, फिर यहाँ CH, ये माइनस चार्ज और यहाँ पर X। यहाँ पर क्या आएगा, अब कोई एक प्रोटॉन आएगा निकल के, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इनमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। और इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, लास्ट में पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, B CH2 CHX, फिर आपकी CH2 CHX ACN यूनिट का रिपीटेशन हुआ, फिर इधर आपका ये हो गया CH2, ये CH, ये X और यहां क्या आ जाएगा आपका CH2। तो इस प्रकार ये दोस्तों आपका हो गया एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अब देखो ये किन में होता है, तो अभी मैंने बता रखा है, आपके जितने भी -I वाले ग्रुप्स होते हैं उन सब में इस प्रकार की क्रियाविधि संपन्न होती है। वो -I वाले ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, चलो उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया था किस किस में ऐसा हो सकता है। तो देखो, यानी कि जो एनायनिक आपकी पॉलीमराइजेशन होगी, ऋणायनिक बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होगी, वो दोस्तों उनमें संपन्न होती है जिनमें क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहता है, यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH। अब X बराबर क्या हो सकता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी आपके समूह है। चलिए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो X बराबर यानी जिनका क्या होता है, -I इफेक्ट लगता है। जैसे आपका Cl, आपका NO2, आपका एल्डिहाइड, आपका एसिड है, इसके अलावा जितने भी ये Cl मतलब हेलोजन, आपका साइनाइड, इन सब में क्या होता है, -I प्रभाव होता है। तो आपको दे दे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है आपका विनाइल क्लोराइड, कौन सा होगा, ऋणायनिक पॉलीमराइजेशन होगा। CH2 डबल बॉन्ड CHCN, साइनाइड कौन सा होगा, समझ गए, इसमें भी क्या होगा, एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगा। तो ये दोस्तों अपन ने जो बात की, ये थी आपकी आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि थी। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं संगनन बहुलीकरण।
उसमें कुछ नहीं है, बहुत सारी यूनिट का रिपीटेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या निकलते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। यानी कि द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक जो समूह होते हैं वो क्या करते हैं, कंडेंसनल पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर अगला है अपना संघनन बहुलीकरण, यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। संघनन बहुलीकरण की क्रिया विधि से अपन कैसे करेंगे, तो देखना दोस्तों, जितने भी आपके होते हैं द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह, समझ गए, वो आपस में क्या होंगे, संघनित होंगे और वहां से या तो आपका एल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा या आपका जल का निकलेगा या आपका क्या निकलेगा, HCl निकलेगा या आपका क्या निकलेगा, अमोनिया निकलता है। ये बाहर निकलता है और फिर यूनिट्स क्या होती है, आपस में जुड़ती चली जाती है और उनमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती रहती है। समझ गए दोस्तों। जैसे अपन ने बात की थी, एक डेक्रोन बनाया था, डेक्रोन जहां मैंने बताया था वहां पर अपन ने 2 प्रकार की यूनिट काम में ली थी। एक तो आपका लिया था एथिलीन ग्लाइकोल और एक आपका लिया था काम में टरथेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल जानते हो, चलिए ये CH2 इधर आपका ये OH और ये OH, यानी कि हो गया एथेन 1,2 डाइऑल। और टरथेलिक जो एसिड होता है वो क्या होता है, बेंजीन पे 1 और 4 पोजीशन पे आप क्या जोड़ दोगे, कार्बोक्सिलिक समूह है ऐड कर दोगे या जोड़ दोगे। अब यहां से क्या होगा, इसमें क्रिया होगी तो इसका OH और इसका H निकलेगा। आई बात समझ में। अब देखो इधर HO CH2O CO, इसमें एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इस यूनिट को आप ऐसे ऐड कर दोगे, इधर COOH बना दिया। अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा क्योंकि इसके साथ में ऐड करना है, तो आपका क्या आएगा, एथिलीन ग्लाइकोल का कोई मॉलिक्यूल आएगा और यहां अपना क्या निकल चुका है बाहर, H2O बाहर निकल चुका है, इसका OH और इसका H। ये क्या करेंगे दोस्तों, क्रिया करेंगे और क्रिया करने पर आपका क्या बनेगा, HO CH2O CO और फिर आपकी क्या ये रिंग है गई, फिर इधर CO, फिर इधर क्या बन गया आपका एस्टर बॉन्ड बन गया CH2OH। आई बात समझ में। अब क्या करना है आपको, इधर आपके कोई देखो यहां से इसका H निकालना बाहर, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन है उसके साथ में 1 और 4 पोजीशन पे क्या COH समूह यानी टरथेलिक अम्ल लेना पड़ेगा। तो इधर मैंने क्या लिया, टरथेलिक अम्ल लिया, समझ गए, ये COOH इसका OH और ये H निकलेगा बाहर। ऐसे क्या होते जाएंगे, यहां से H2O निकलेगा बाहर, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, NH2 आप लिख सकते हो इसे, यानी इसे बहुत सारे जल के अणु बाहर निकलते जाते हैं और इनमें दूसरी यूनिट आएगी मोनोमर की, फिर वो क्या निकलेगी, उनमें संघनन होगा। संघनन के कारण वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या चले जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे और ये आपका होता है संघनन बहुलीकरण। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं, अपन ने पढ़ा था एक तो आपका सहबहुलक और एक आपका पढ़ा था समबहुलक। देखिए दोस्तों, सहबहुलक और समबहुलक, एक तो आपका हो गया तो कोपोलीमराइजेशन, ठीक है, और ये तो हो गया आपका सह बहुलीकरण और ये आपका हो गया होमो
पॉलीमराइजेशन, इसको बोलते हो आप समबाहुलीकरण। समबाहुलीकरण, समबाहुलीकरण। चलिए देखिए दोस्तों, क्या होता है इनमें, आपको जानते हो आप, यानी कि मोनोमर यूनिट होती है आपकी, वो क्या होगी, एक से अधिक होगी। इसका मतलब दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और यहां पर क्या होगी, सेम प्रकार की यूनिट होगी, और उनमें पॉलीमराइजेशन की जो क्रिया होती है उसी को आप क्या बोलते हो, सहबहुलीकरण और समबहुलीकरण। जैसे आप जानते हो, आपका जो एथीन है, इसके एन अणु जुड़ेंगे तो वो तो कैसा हो गया, आपका समबहुलीकरण हो गया। समझ गए, CH2 और ये रिपीटेशन होगा और ये एन बनेगा। ये तो हो गया आपका समबहुलीकरण। और एक आपका होता है सहबहुलीकरण, यानी दो या दो से ज्यादा यूनिट्स जुड़ती है। जैसे अभी डेक्रोन का निर्माण किया था, तो वो किसके द्वारा बनेगा, आपका है सहबहुलीकरण द्वारा ही बनता है। यानी दो या दो से ज्यादा यूनिट आपको क्या लेनी है, काम में लेनी। अब देखो, सहबहुलीकरण जहां होता है वहां पर जो एकलक इकाइयां जुड़ती है, उनके जुड़ने के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया कि किस किस प्रकार वो जुड़ सकती है। तो समबहुलक में विभिन्न एकल इकाई का जुड़ने का क्रम, तो देखना, सहबहुलक में विभिन्न एकलक इकाइयों का जुड़ने का क्रम। सहबहुलक में विभिन्न एकलक इकाइयों का जुड़ने का क्रम। चलिए, एकलक इकाइयां सहबहुलक जो क्रिया होती है उसमें किस किस प्रकार जुड़ सकती है, उसकी अपन बात करेंगे। तो देखना, एक तो आपका होता है दोस्तों क्रम रहित सहबहुलक, यानी कि पहला है जैसे क्रम रहित सहबहुलक, इसको बोला जाता है रेंडमनेस कोपोलीमर। रेंडमनेस का मतलब क्रम रहित, यानी कि जो मोनोमर यूनिट्स आपकी जुड़ेगी उनका कोई एक निश्चित क्रम नहीं होगा। कैसे, जैसे ये ए जुड़ गई, फिर आपकी यहाँ बी जुड़ सकती है, फिर आपकी ए जुड़ सकती है, इसे बी जुड़ सकती है, ये ए जुड़ सकती है, ये ए जुड़ सकती है, ए जुड़ सकती है। बताओ, आप देखो, पहले 3 ए की यूनिट है, फिर आपकी 2 बी की, फिर ए बी, फिर बी बी। इसका मतलब इनका कोई क्या नहीं है, कोई क्रम नहीं है। तो इसको बोला जाता है क्रम रहित सहबहुलक। चलिए, दूसरा होता है आपका एकांतरित सहबहुलक। एकांतरित सहबहुलक, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। एकांतरित सहबहुलक को बोला जाता है अल्टरनेट। एकांतरित देखना क्या होता है, यानी कि एक आपकी जो मोनोमर होगी, फिर दूसरी मोनोमर, फिर अगली वाली, फिर यानी कि जैसे ए आ गया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। समझ गए, यानी एकांतर क्रम में आएगी, वो अल्टरनेट फॉर्म में आएगी, एक के बाद एक। जैसे ए आई, फिर आपकी बी, फिर ए यूनिट आई, फिर आपकी बी आई, फिर ए यूनिट आई, फिर आपकी बी आई, फिर ए यूनिट आई, फिर आपकी बी आई। ऐसे यदि कोई आपको क्रम दे रखा है तो उसको आप बोलते हो कि एकांतरित सहबहुलक हो रहा है इसमें। समझ गए दोस्तों मेरी बात को। चलिए, फिर अपन बात करते हैं खंड बहुलक की। खंड बहुलक का मतलब क्या हुआ, खंड सहबहुलक, यानी कि ब्लॉक कोपोलीमर, एक ब्लॉक की फॉर्म में होते हैं। जैसे 3 यूनिट आपकी आई ए की, समझ गए, फिर 3 यूनिट क्या होगी आपकी बी की रिपीट होगी, फिर वापिस 3 यूनिट क्या होगी। समझ गए मेरी बात को। तो ये खंड में हो रही है प्रोसेस, इसको बोला जाता है खंड बहुलक। एक आपका होता है
जिसको आप बोलते हो कलम सह बहुलक, कलम सह बहुलक, इसको बोलते ग्राफ्ट पॉलीमर। देखिए दोस्तों, जैसे आप कलम लगाते हो, आप जानते हो पेड़ पौधों में जो कलम लगती है, जो ग्राफ्टिंग करवाई जाती है, उसी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के आधार पर ये सहबहुलीकरण की क्रिया होती है। इसमें क्या है, जैसे ए, अब यहां पर क्या होगा, कोई यूनिट होगी ऐसे, फिर इधर ए, ये बी, इधर क्या होगा ए। तो देखो ये ग्राफ्टिंग हो रही है, यहां भी ग्राफ्टिंग हो रही है, और इसे बहुत सारी यूनिट जुड़ते चली जाती है। इसको बोला जाता है कलम सहबहुलक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सहबहुलीकरण के उपयोग। ये लास्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का, सहबहुलीकरण के उपयोग। देखिए दोस्तों, जैसे आप जानते हो डेक्रोन जानते हो, सहबहुलीकरण के उपयोग। डेक्रोन आपका बनता है टर्टेलिक अम्ल से और आपका एथिलीन ग्लाइकोल से, समझ गए ना। इससे जो बना हुआ है, यानी यहां पर आप दो मोनोमर यूनिट्स काम में ले रहे हो अलग अलग, इससे जो आपका जो पॉलीमर्स बनता है, इससे बना हुआ पॉलीमर, वो दोस्तों उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर होती है वो उतनी कम होती है, समझ गए ना। अब क्या करेंगे अपन ने, जैसे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर मैंने क्या लिया, मान लो एडीपी अम्ल, इसे मान लो नाइलॉन 6,6 बना रहे हो, तो इसके तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। अब इसके साथ में मैंने क्या मिला दिया, कोई टर्टेलिक एसिड ऐड कर दिया। अब क्या हो सकता है, इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ सकता है। तो एक यूज तो ये हो गया, और इसकी जो क्षमता होती है वो आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, एक आप जानते हो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़, SBR स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन के द्वारा बनता है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, आप संश्लेषित बहुलकों का निर्माण किया जा सकता है, और इसके अलावा जो सहबहुलीकरण होते हैं, इनके बहुत व्यावसायिक उपयोग भी होते हैं। तो ये दोस्तों अपना जो पॉलीमर चैप्टर है वो आज खत्म हो चुका है। अपने इसके 9 लेक्चर बने, 1 से लेकर 9 तक आपको प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर पूरे चैप्टर है उसका रिवीजन कर सकते हो, पूरे चैप्टर को देख सकते हो, और जो पूरा पॉलीमर चैप्टर है उसके रिवीजन कर सकते हो। दोस्तों ये जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा CBSE है, आपकी RBC है, आपकी नीट है, IIT-G है, इन सब में काम आता है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वहां भी ये पॉलीमर चैप्टर है आपका दे रखा है सिलेबस में। तो ये दोस्तों था पॉलीमर। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और एक अच्छे एडवांस लेवल के साथ में मिलेंगे अपन। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।